नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वाले पत्रकार को अपशब्द कह दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा। यूपी चुनाव में अब जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। सोमवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर संबित पात्रा ने अखिलेश पर निशाना साधा था। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वाले पत्रकार को गाली तक दे दी। बाइडेन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाइडेन ने जब गाली दी तो उन्हें पता था कि उनका माइक चालू है। दरअसल फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर पीटर डूसी ने बाइडेन से पूछा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से मिड टर्म इलेक्शन में आपकी पार्टी का कितना नुकसान होगा। इस पर बाइडेन ने जवाब दिया कि इससे नुकसान नहीं, फायदा होगा। और इसके बाद पत्रकार को स्टूपिड सन ऑफ बिच तक कहा गया। और बाइडेन पहले भी कई बार पत्रकारों को फटकार लगा चुके हैं। पिछले हफ्ते फॉक्स न्यूज की एक महिला रिपोर्टर ने यूक्रेन मामले पर उनसे सवाल पूछा था कि आप रूस के राष्ट्रपति के पहले कदम उठाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। इस पर बाइडेन ने गुस्से में कहा था कि क्या बेवकूफी भरा सवाल है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता में आए 1 साल पूरा हो चुका है। उनके कई फैसलों पर सवालिया निशान लगते रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से सैन्य वापसी पर उनसे अब तक पूछे जा रहे हैं सवाल। और गुरुवार को इसी मसले से जुड़े एक सवाल पर बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में कोई सरकार कामयाब नहीं हो सकती और ना ही उसे एक मुल्क के तौर पर एकजुट रख सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। दिल्ली की कलकत्ता कोर्ट ने सोमवार को भड़काऊ भाषणों से जुड़ी एफआईआर के आधार पर शर्जील के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने आदेश दिया है कि शर्जील पर 2 समुदाय के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने, भड़काने और देशद्रोह से जुड़ी धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। जेएनयू के स्टूडेंट रहे इमाम पर 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया इलाके में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इस पर उनके खिलाफ देशद्रोह और दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। शर्जील के खिलाफ मौजूदा एफआईआर धारा 124 से 153 है, 153 भी 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। जो अदालत ने कहा था कि इमाम ने यह कहकर भीड़ को भड़काने की कोशिश की थी कि जनता के गुस्से को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। बयान का वीडियो सामने आने के बाद शर्जील इमाम चर्चा में आ गया था। इसके बाद उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई मामलों में आरोपी भी बनाया गया। शर्जील को जनवरी 2020 में भड़काऊ भाषण और देशद्रोह से जुड़े एक और मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था। इसमें उसने कहा था कि भारत से असम को अलग कर दिया जाना चाहिए। यूपी चुनाव में अब जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। सोमवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर संबित पात्रा ने अखिलेश पर निशाना साधा था। अब योगी ने अपने सोशल अकाउंट से अखिलेश की शिक्षा दीक्षा पर सवाल उठाया है। योगी ने बिना अखिलेश का नाम लिए लिखा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है और इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा कि ये कहावत है, करे न धरे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ करा न धरा, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने फिर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला था। पात्रा ने कहा था कि एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है, शर्मनाक है। सपा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि पाकिस्तान का दुश्मन भारत नहीं है। इस पर संबित पात्रा ने कहा कि जिन्ना से जो प्रेम करे वह पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इनकार कर सकता है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। जिन्ना को लेकर अखिलेश आए हैं, ये शर्मनाक है। अगर याकूब मेनन को फांसी न होती तो वह भी समाजवादी पार्टी के आज प्रत्याशी के तौर पर खड़ा होता।
किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल ने कहा है कि रोडा एक्ट में संशोधन के संबंध में कोई विधेयक राजभवन नहीं आया। यह सुनकर किसान प्रतिनिधि भी चौंक गए हैं। राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि रोडा एक्ट के संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक जो है राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के लेवल पर अप्रूवल के लिए नहीं आया है। और राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुखबीर कुमार ने बताया कि इस बारे में ज्ञापन देने आए प्रतिनिधि मंडल को भी बता दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभवन ने पत्रकारों को सूचित किया है कि कृषि भूमि नीलामी के संबंध में रोडा एक्ट में संशोधन का कोई विधेयक राजभवन नहीं आया। यह सच है कि राजस्थान सरकार ने 2 नवंबर 2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 61B में संशोधन किया था, जिससे 5 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने पर कुर्की और नीलामी पर रोक लग जाती है, लेकिन यह बिल अभी तक राजभवन में विचाराधीन है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। करेल से जहां अखिलेश यादव मैदान में उतरेंगे, वहीं जेल में बंद आजम खां अपनी पारंपरिक रामपुर सीट से ताल ठोकेंगे। सपा की लिस्ट में भाजपा की तरह ही ओबीसी समुदाय पर अधिक फोकस किया गया है। जिस तरह से भाजपा और सपा ने ओबीसी वोट बैंक पर फोकस किया है, ऐसा लग रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव ओबीसी वोटों की बिसात पर ही लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में 66 सीटों पर ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। भाजपा ने अब तक 76 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में जातिगत समीकरणों को देखें तो सपा के 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में ओबीसी समुदाय के अलावा 32 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के 31 कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं। ओबीसी के 66 उम्मीदवारों में यादव समुदाय से 20 कैंडिडेट और गैर यादव ओबीसी से 46 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाएंगे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 11 ब्राह्मणों को भी टिकट दिया है और देखते हैं कि ये लोग उम्मीदवार अपने आप को पार्टी में किस तरह से स्थापित कर सकते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वाले पत्रकार को अपशब्द कह दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने वाले शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा। यूपी चुनाव में अब जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। सोमवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर संबित पात्रा ने अखिलेश पर निशाना साधा था। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल बुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी से लेकर देश विदेश तक अपने काले धन के खजानों से सुर्खियों में आने वाले कानपुर के कुबेर पीयूष जैन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से लेकर कन्नौज वाले घर से
करोड़ों रुपए मिलने के बाद टैक्स चोरी के आरोप में जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन से अभी पूछताछ नहीं होगी। इसकी वजह है कि डीजीजीआई अहमदाबाद के 2 अधिकारी पीयूष जैन से पूछताछ करने वाले थे, वह अचानक बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से इत्र कारोबारी पीयूष जैन से होने वाली पूछताछ टल गई है। दरअसल जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन से पूछताछ करने वाले डीजीजीआई अहमदाबाद यूनिट के विवेचक शंभुनाथ बीमार हो गए और अब वह अहमदाबाद भी लौट चुके हैं। इसकी वजह से पीयूष जैन से होने वाली पूछताछ फिलहाल टल गई है। डीजीजीआई अब 4 फरवरी तक रिमांड बढ़ाने की मांग करने वाली है। सूत्रों की माने तो डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन से अगली पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति लेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का कानपुर और कन्नौज में करोड़ों रुपए मिलने और सोने की ईंट मिलने के बाद से ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन जेल में बंद है। डीजीजीआई की रेड में पीयूष जैन के खिलाफ टैक्स चोरी के सबूत भी मिले थे, जिसके बाद से ही इत्र कारोबारी मुसीबत में है और पिछले पूछताछ में पीयूष जैन ने डीजीजीआई के सामने कबूल किया था कि उसके घर से जो 196 करोड़ रुपए कैश मिले वह इत्र के कारोबार से ही कमाए गए हैं। खुद पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि उसने इत्र कारोबार से वस्तु एवं सेवा कर की चोरी कर 196 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठा की थी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के प्रत्याशियों को इस बार प्रचार सामग्री छपवाने के पहले जिला प्रशासन कम चुनाव अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी। ऐसा चुनाव आयोग की हिदायतों पर किया जा रहा है ताकि कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे के साथ लागतबाजी के कारण समाज में घृणा ना फैला सके। जालंधर में जिला प्रशासन कम चुनाव अधिकारियों ने अलग अलग विभागों से कर्मचारियों और अधिकारियों की टीमें बनाकर टीमें शिफ्ट बनाई है और यह टीमें अपनी अपनी शिफ्ट में 24 घंटे सोशल मीडिया से लेकर मैनुअल तरीके से प्रचारित की जा रही चुनाव सामग्री पर नजर रख रही है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी और चेयरमैन मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग समिति जसप्रीत सिंह ने बताया कि ऐसा किया जा रहा है ताकि कोई भड़काऊ घृणा फैलाने वाली जन विरोधी सामग्री छापकर उसका प्रचार प्रसार न कर सके। डीसी ऑफिस में कमरा नंबर 14A में टीम बिठाई गई है जो 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रही है। यह टीम सोशल मीडिया अखबारों से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है और लगातार समीक्षा कर रही है कि इसके अलावा फेक न्यूज और दूसरी खबरों और गैर प्रमाणित विज्ञापनों पर भी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश का अगला बजट 2022-23 कैसा होगा, इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा कसरत की जा रही है। अब इसकी अगली कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। यह बैठक 1 फरवरी को होगी। इसमें विधायकों से बजट को लेकर सुझाव भी मांगे जाएंगे। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ताकि बजट तैयार होने के बाद पार्टी के ही विधायकों की नाराजगी नहीं झेलनी पड़े। यह बैठक में बुलाकर विधायकों से उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए बजट अलॉटमेंट का लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। इससे पहले सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी विधायकों से उनके क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने के लिए भी कहा गया है। विधायकों को 15 करोड़ तक के बजट तक की 5 अलग अलग डीपीआर बनाने के लिए भी कहा गया है। इसको लेकर भी फीडबैक लिया जा सकता है। बैठक में बीजेपी की बूथ विस्तार योजना को लेकर भी विधायकों से चर्चा की जाएगी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा संकल्प पत्र के जरिए बड़े चुनावी वादे करने की तैयारी में है। भाजपा का संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो इस बार बदला दिख सकता है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी यूपी के संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर प्रयोग करेगी। माना जा रहा है कि भाजपा रोजगार को लेकर भी बड़ा वादा कर सकती है। सूत्रों की माने तो भाजपा जब यूपी चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी तब उसमें राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप प्रदान करने का संकल्प होगा। पार्टी संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर प्रयोग करेगी। इतना ही नहीं, किसानों के बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि ऐसी खबर थी कि भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता का सुझाव लिया है। इसके लिए पार्टी ने हर स्तर पर बैठकें की हैं और लोगों से फीडबैक भी लिए गए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट पर घमासान तेज हो गया है। सोमवार देर शाम इस संबंध में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें सीएम रणजीत सिंह चन्नी शामिल नहीं हुए। जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी। अब सहमति का जिम्मा केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी और अजय माकन की सब कमेटी पर छोड़ दिया गया है। सब कमेटी को कहा गया है कि वह अंतिम लिस्ट में बनाकर कांग्रेस हाईकमान को भेज दे, जिसकी घोषणा कर दी जाएगी। सब कमेटी की लिस्ट पर पंजाब के किसी नेता से दोबारा चर्चा नहीं होगी। पंजाब में कांग्रेस के 186 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर चुकी है। 31 कैंडिडेट की लिस्ट का इंतजार अभी बाकी है। हालांकि इसको लेकर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू, सीएम रणजीत चन्नी और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ के बीच सहमति नहीं बन रही है। सूत्रों के मुताबिक गोवा में
जोगिंदर सिंह और खेमकरण से सुखपाल भुल्लर को लेकर चन्नी समर्थन में है, लेकिन जाकर इसका विरोध कर रहे हैं। सिद्धू कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की भी बात कह रहे हैं, जबकि कुछ सीटों पर सिटिंग विधायक की जगह नए चेहरे के पक्ष में जो है पार्टी ने अपना जो है पक्ष दिखाया है। सिद्धू यह भी बात मान चुके हैं कि टिकटों को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान का ही रहेगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वाले पत्रकार को अपशब्द कह दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा। यूपी चुनाव में अब जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। सोमवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर संबित पात्रा ने अखिलेश पर निशाना साधा था। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सोमवार को पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करने अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू पर सीधा निशाना साधा। सिद्धू द्वारा आपके पंजाब विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर करवाए गए सर्वे को फेक बताए जाने पर सिसोदिया ने कहा कि सिद्धू को उनकी अपनी पार्टी में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए वह दूसरों को भी फेक समझते हैं। गौरतलब है कि सिद्धू ने सोमवार को ही चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के सीएम सर्वे को लेकर करवाए गए फोन कॉल्स पर सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी सर्वे के आधार पर भगवंत मान को पंजाब में अपनी पार्टी का सीएम चेहरा अनाउंस किया है। सिसोदिया ने इस दौरान ईडी की कार्रवाई पर भी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को घेरा है। उन्होंने सीएम चन्नी के भतीजे पर की गई कार्रवाई और मिले नोटों के बंडल पर कहा कि यह पैसा पंजाब की जनता का है जो वो टैक्स के रूप में देती है। सिसोदिया ने विक्रम सिंह मजीठिया को मिली बेल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अब चुनाव आ गए हैं तो सख्ती की जा रही है। यह कार्रवाई पहले की जानी थी, लेकिन अब जनता मन बना चुकी है और सभी केजरीवाल को ही सपोर्ट करेंगे। वार्ड नंबर 15 के तहत आते रामबली चौक के करीब इलाकों में डोर टू डोर प्रचार किया गया। लोगों ने उनका स्वागत आम आदमी पार्टी का चुनावी निशान झाड़ू पकड़कर किया और लगातार आपकी जीत के लिए नारे भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर अवैध खनन मामले को लेकर केस दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। पंजाब के गवर्नर से मुलाकात के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब में चल रहे अवैध रेत खनन में चन्नी और उनके रिश्तेदारों का नाम सामने आ रहा है, इसलिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर लगे अवैध माइनिंग करने व रेत चोरी के आरोपों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मामले की जांच जो है निष्पक्ष एजेंसी से करवाई की जानी चाहिए। और राघव चड्ढा ने कहा है कि पंजाब में करीब 1.5 महीना पहले आपने चन्नी के जीदापुर गांव में रेत चोरी का पर्दाफाश किया था। उसके बाद पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने भी इस बात को कबूला कि चन्नी रेत चोरी करते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को अवैध माइनिंग की शिकायत भी दी थी। दोनों फैक्ट गवर्नर को भी बताए गए थे। सीएम के भतीजे भूपेंद्र हनी के पास 10 करोड़ रुपए, गाड़ी कागजात, 12 लाख की घड़ी भी मिली और इस मामले पर सीएम भी शामिल है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जल्द कार्रवाई की जाए। सपा ने सोमवार को 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करल सीट से ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वहीं सीतापुर जेल में बंद आजम खां को रामपुर से टिकट दिया गया है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को स्वार सीट से सपा ने मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए और भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं दिया गया है। वहीं ऊंचाहार सीट से टिकट चाहते थे, उनकी जगह अखिलेश ने अपने पुराने साथी मनोज पांडे को मैदान में उतारा है।
सपा ने 159 नामों की लिस्ट में MY यानी कि मुस्लिम यादव के समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया है। पार्टी ने 31 मुस्लिम और 20 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पार्टी का फोकस इस बार OBC पर सबसे ज्यादा रहा है। सपा ने 159 में से 20 यादव समेत कुल 66 OBC प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। सपा ने 11 महिलाओं को भी टिकट दिया है। इसमें चंदौसी से कुमारी विमलेश असमौली से मौजूदा विधायकी पिंकी सिंह छर्रा भी शामिल है। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर में मरीज अस्पतालों में भर्ती होने के बजाय होम आइसोलेट हैं। प्रदेश में फतेहाबाद, जिंद, महेंद्रगढ़ और पलवल जिले में कोई भी मरीज अस्पताल में क्रिटिकल नहीं है। इन जिलों में ना तो कोई मरीज आईसीयू में दाखिल है और ना ही ऑक्सीजन की जरूरत है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 308 मरीज गुरुग्राम के अस्पताल में दाखिल है। इसके बाद फरीदाबाद और पंचकुला में 100 मरीज, अंबाला में 76, रोहतक में 69 और सोनीपत में 61, यमुनानगर में 57 मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में करीब 51,864 एक्टिव मरीज जो हैं वो शामिल हैं और इसमें से 49,955 मरीज होम आइसोलेट है, जबकि 1,040 मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू वेंटिलेटर वार्ड में एडमिट हैं। 23 जनवरी को इनकी संख्या 979 थी। ऐसे में आईसीयू में 61 मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। 24 जनवरी को कोरोना के नए केस 6007 आए, जबकि ओमिक्रॉन के 36 केस सामने आए। सोमवार को 17 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत भी हुई थी, जो अब तक जनवरी माह में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 12 मौत का आंकड़ा सर्वाधिक रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और कुरुक्षेत्र में 2-2 मौत, पंचकुला में 3, करनाल, यमुनानगर में, सिरसा, झज्जर, नूंह, भिवानी में 1-1 मौत सामने आई थी। कुल मृतक 10,194 हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 दिनों में दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट या संक्रमण दर में 20% की कमी आई है। आज ये लगभग 10% है, जबकि 15 जनवरी को यह 30% थी। यह सब टीकाकरण में तेजी के कारण संभव हुआ है। ऐसे में दिल्ली में लगे प्रतिबंधों को जल्द ही हटाया जाएगा। एक आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार इस महीने के अंत तक छात्रों के टीकाकरण की स्थिति के आधार पर फरवरी में स्कूलों को फिर से खोलने पर भी विचार कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल कार्यालय ने हालांकि निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वीकेंड कर्फ्यू और दुकानें खोलने के लिए सम विषम व्यवस्था हटाने की और व्यापारियों के साथ ही आम आदमी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की मांग के बीच दिल्ली के शीर्ष कोविड-19 प्रबंधन निकाय दिल्ली आपदा प्राधिकरण में दिल्ली में महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को एक बैठक भी करेगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में DDMA की बैठक में 27 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे निर्धारित है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी बैठक में भाग लेने की पूरी संभावना है। इस बैठक में दिल्ली में छूट की अनुमति पर चर्चा होगी, जो कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर दी जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वाले पत्रकार को अपशब्द कह दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने वाले शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा। यूपी चुनाव में अब जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। सोमवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर संबित पात्रा ने अखिलेश पर निशाना साधा था। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।